गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान सैरिश खान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं हवेली बारूद खाना में और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और जानी पहचानी शख्सियत है, बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है। तो आए उनसे बातचीत करते हैं, मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज तो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज मौसम अचानक इतने दिन गर्मी बड़ी शदीद गर्मी पड़ी है, बहुत शदीद तो नहीं लेकिन काफ़ी गर्मी थी। आज अब मौसम ये बहुत सुहाना हो गया है, एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं और माशाल्लाह। तो अप्रैल में ऐसा लग रहा था, मुझे तो ये लग रहा था कि जुलाई आ चुकी है, तो ये मौसम की जो चेंजिंग है वेदर की, क्लाइमेट की ये भी असरात नहीं, जुलाई तो बहुत ही बुरा मौसम होता है। जुलाई में तो ये जब कभी को बारिश हो तो थोड़ा सा, अदरवाइज तो जो हब्स होती है वो बहुत ही बुरी होती है। ये जो ड्राई मंथ्स होते हैं साल के, जिसमें जिस तरह मई है, अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई में जब ये मानसून शुरू हो जाते हैं, सावन, तो फिर बहुत सारा वही घुटन, और स्पेशली जब बारिश के बाद हवा जो है वो बंद हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा घुटन हो जाती है। तो वैसे अप्रैल में कई दफ़ा यहाँ तक मौसम अच्छा होता है, कई दफ़ा मई में भी मौसम अच्छा हो जाता है। अच्छा, लेकिन ड्राई पर्सनली, हाँ, मुझे ड्राई हीट जो है ना वो ज़्यादा मुझे पसंद है। आपको पसंद है? हाँ, ड्राई हीट बेहतर है रादर देन जो ये हब्स का मौसम है, वो तो बहुत ही, उसमें तमाम बीमारियां और बहुत सारी चीज़ें जो हैं। वैसे आपको कौन सा फेवरेट वेदर आप कह सकते हैं कि आपको बाहर पसंद है या फिजा? नहीं, बिल्कुल बाहर, विंटर बहुत मुझे पसंद है। आई लव विंटर, बाहर बैठना, रात को आग जला के, आई लव विंटर, आई लव। सिर्फ मुझे ये जो ये जुलाई, अगस्त और मिडल ऑफ सितंबर, ये 2.5 महीने ज़रा मुझे नहीं इतना होता है। बीच में भी कभी को बारिश हुई तो बड़ी अच्छा मौसम भी हो गया, लेकिन वो जब बारिश ख़त्म होती है और धूप निकलती है और उसके बाद जो हब्स पैदा होती है, बस वेरी बड़ा, आप नहा के निकलो, एक मिनट के अंदर आप इतना पसीना आपको आएगा कि वो। कराची में इस तरह जो मौसम है ज़्यादा होता है, ज़्यादा हीट स्ट्रोक भी होता है वहाँ पे इस वजह से। हीट स्ट्रोक तो हर यहाँ भी हो जाता है, गर्मी मशहूर वहाँ पे होता है, ज़्यादा टीवी की खबरें कराची की आती हैं। अच्छा, आपकी हवेली बड़ी खूबसूरत है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं हमारे नाज़रीन को। हिस्ट्री इसकी, ये महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में ये जो लाहौर का जो मिलिट्री कमांडर था, जो कोर कमांडर था आप कहते हैं, उसका ये रेजिडेंस भी था और साथ तमाम असला खाना था, जिसमें तोपें, बारूद, घोड़े, राइफल्स, जो असला इस्तेमाल होता था फ़ौज का, वो उसकी डायरेक्ट सुपरविजन में, क्योंकि उसकी रिहाइश भी यहाँ थी। तो फिर हम जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई सिखों की और अंग्रेज़ आए, तो फिर अंग्रेज़ों के हमारी जो ओरिजिनल हवेली थी यहाँ से, जहाँ पानी वाला तालाब है, जहाँ बना हुआ पानी वाला तालाब, वहाँ थी। तो वो क्योंकि सबसे ऊंची जगह थी और इन्होंने वहाँ बनाना था वाटर रेजर्वॉयर, तो वो अंग्रेज़ों ने हमसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमसे वो एक्वायर करके, तो इन ल्यू ऑफ दैट, उसके बदले हमें ये प्रॉपर्टी दे दी। सो ये हम 1862-63 से हमारी फैमिली है आपके पास। तो नाम तो बरूद खाना है, लेकिन नहीं, नाम नहीं हमने चेंज किया, नाम नहीं चेंज, बल्कि अभी तक मेरे पास मोर भी है, मोर भी है। और बड़ा पीस है आपकी हवेली में और बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर आकर विजिट कर चुकी हैं, तो कोई मखनतीस है? बहुत क्या है नहीं, कि वो आपके पास आते हैं? मैं अभी क्या, कौन सी बड़ी कोई शख्सियत आनी थी। ये मेरे पैदा होने से बहुत पहले यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ आई। सबसे ज़्यादा आए यहाँ अल्ताफ़ हुसैन अली आए, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली आए। यहाँ अल्लामा इकबाल का तो हर वक्त ही यहाँ आना जाना था, क्योंकि मेरे जो दादी के वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन, उनके साथ उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। फैज़ साहब के वालिद चौधरी सुल्तान। फिर यहीं आप देखिए कि महमूद अली कसूरी साहब की पैदाइश इसी हवेली की है। प्रोफेसर नज़ीर जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बड़े मशहूर एजुकेशनल थे। फिर डॉक्टर तसीर, वो भी यहीं, मियाँ निज़ामुद्दीन उनके खालू थे, तो क्योंकि उनकी सारी ख़ानदान जो था वो एक प्लेग में, दे ऑल डाइड, तो उनकी एक खाला थी, तो उनके पास ये आ गई यहाँ, तो ही ग्रू अप हियर। तो एक वक्त में यहाँ, क्योंकि चौधरी सुल्तान साहब जो फैज़ साहब के वालिद थे, वो भी बहुत यहाँ आके क़याम किया करते थे। अल्लामा साहब की
और मियाँ निज़ामुद्दीन की और चौधरी सुल्तान साहब की बड़ी गहरी दोस्ती। तो ये डॉक्टर तसीर भी फिर यहाँ अपना फैज़ साहब भी यहीं आ जाते थे। तो यहाँ से डॉक्टर तसीर की और फैज़ साहब की इनकी बहुत गहरी दोस्ती हुई। फिर शेख अब्दुल्ला साहब एज ए स्टूडेंट जब यहाँ पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो तकरीबन 3 साल जो है वो हमारे यहाँ एज ए गेस्ट रहे। तो फिर इन तीनों की बड़ी गहरी दोस्ती होगी। और फैज़ साहब की जब निकाह हुआ है तो शेख अब्दुल्ला साहब ने वहाँ सारी अरेंजमेंट की, और निकाह नामा जो था उसकी जो सारी ड्राफ्ट थी वो अल्लामा इकबाल साहब ने किया था। सबसे पहले वही जो ड्राफ्ट था डॉक्टर तसीर, क्योंकि उनकी जो बीवी थी वो भी, और फैज़ साहब की बीवी दोनों बहनें थी, अंग्रेज़ थी, दोनों बहनें थी। तो दोनों का जो निकाह नामा जो था वो अल्लामा साहब ने ड्राफ्ट किया था। तो बहुत बड़ी कायदे आज़म फिर और बहुत सी। अब मेरे जब होश मतलब कि जब से मैं यहाँ हूँ, पहले तो मैं यहाँ एज अ चाइल्ड आई वाज बोर्न हियर, आई लिव्ड हियर, फिर हम चले गए, फिर ये घर खाली पड़ा रहा, फिर देन आई मूव बैक इन 86 से अब तक मैं यहाँ ही हूँ। अब यहाँ पर ही अब यहीं हूँ। तो कायदे आज़म की बेटी आई थी यहाँ मेरे यहाँ, वो बहुत ही एक मेरे लिए एक, और फिर स्टार्स और ये वो इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं। वो बॉलीवुड से भी आए, सब इस तरह के। अच्छा सर, ये बताएं कि हज़रत इल्लामा इकबाल रज़ी ताला अन्हु, उनकी एक फ़लसफ़ा था, एक शायरी थी, तो उसके पर थोड़ी सी रोशनी डालें। इतनी बड़ी चीज़ का वो थोड़ी सी रोशनी, मेरा मतलब है अगर हमारे नौजवान जो हैं उन्होंने इकबाल को पढ़ा ही नहीं है तो उनको क्या रोशनी में उनको डाल। तो इसलिए तो मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि नौजवान अल्लामा साहब ने बेसिकली एक उन्होंने एक फ़लसफ़ा दिया था कि इंसान, और ये सिर्फ फ़लसफ़ा खुद ही जो था सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, ये तमाम इंसानों के लिए था कि आप अपने आप को इतना अपना किरदार इतना बुलंद करें, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। उस लेवल पे अपने आप को ले जाओ कि अच्छाई में, हर चीज़ में यू हैविंग ऑल द गुड वैल्यूज एंड द राइट थिंकिंग, और खुददार बनो बेसिकली। जब तक एक कौम खुददार नहीं होती तो वो फिर आज़ाद भी नहीं हो सकती। लेकिन इन द ट्रू सेंस दे कैन नेवर बी, गुलाम ही रहेंगे। तो ये आजकल नौजवान मायूस क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? मायूस हो रही है बहुत काफ़ी ज़्यादा ये चल रही है, काफ़ी रेशो भी ज़्यादा होता जा रहा है सुसाइड का भी, और मायूसी हो रही है, अगर जॉब नहीं मिल रही या शादी नहीं हो रही, तो ये क्या है? देखिए, एक तो ये भी है कि हम लोग जो है ना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि जिनके पास पैसा है उनको दिखाने का बहुत शौक, ख़ास तौर पे जिन्होंने पिछले 30-40 साल में पैसा बनाया है, वो और भी एक बहुत ही एक हर वक्त दौलत अपनी दिखानी, अपना पैसा दिखाना, अपने इमारतें दिखानी, अपनी गाड़ियाँ दिखानी। बच्चे उनके जो हैं 13-13, 14-14 साल के बच्चे 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी लेके कर रहे हैं, पीछे 4-4 डाले फिर रहे हैं उनके। तो ये एक माहौल से लोगों को एक एक ज़ाहिरी बात है कि एक इंसान में, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब कि आप देखते हो कि जो चोर उचक्का है वो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ठीक है, और जो शरीफ आदमी है वो पीछे रह गया है। वो अपनी जो बंदा सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बल्कि तमाम आलम इस्लाम ही आप देख लें कि जो एक खुददार आदमी है उसका रहना बड़ा मुश्किल है, उसका जीना बड़ा मुश्किल है। मुझे भी हाँ, उसको आप उसको कंपेल कर देते हैं किसी टाइम पे कि यार छोड़ो, अच्छाई छोड़ो, चलो बुराई की तरफ ही चलो, बुराई की तरफ खुद धकेला जाता है। तो ये अब लोग हैं, मेरा मतलब है कि लोग अब जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो फिर उनके रहन सहन ही अलग हैं, उनके इलाके ही अलग हैं। वो फिर डिफेंस में रहते हैं या कहीं और किसी ऐसी गुलबर्ग में रहते हैं, या बड़ी बड़ी उनकी तरफ जो भी है। तो एक नफ़रत सी लोगों में जो आपकी एलीट है या जो आपके उमरा हैं या आपकी जो पावरफुल क्लास है, उसके ख़िलाफ़ एक रिसेंटमेंट है आम बंदे में।
और वो रिजेंटमेंट इसलिए है कि पुराने वक्तों में अमीर गरीब इकट्ठे रहते थे। ये मेरा घर है, मेरे घर के चारों तरफ आप ब्रांड देखें, बन गया ना सारे। चारों तरफ मेरे घर के जो लोग जो रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सो प्रिविलेज्ड क्लास, ठीक। लेकिन जब आप इकट्ठे उनके साथ रहते हो तो आपको उनकी तकलीफ़ का, आपको उनकी मसलों का, आपको उनकी हर चीज़ का एहसास होता है। अब तो फील नहीं होता कि कितने लोग मर गए। हाँ। हम देखते हैं कमर्शियल टीवी पर ऐड आती है तो हम फील नहीं करते। नहीं कोई की भी बात breaking news आती नहीं, है, बात यह है blast कि हुआ, उसके बाद उस हम भूल वक्त जाते हैं। पुराने वक्तों में इतनी अमीर और गरीब की नफरत नहीं थी। उसकी वजह है कि अमीर और गरीब इकट्ठे बैठते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अब तो जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी को तो मिलता ही नहीं है, वो तो कोसों दूर भागता है। कहते हैं उनको, कई दफ़ा मैंने देखे ऐसे ऐसे लोग जो आके कहते हैं आपको डर नहीं लगता आप यहाँ रहते? ये मैंने कहा वाकई किस बात पे? मैंने कहा डरने की क्या बात है भाई, अपने लोग हैं चारों तरफ। ये तो वो लोग हैं जो आपके साथ खड़े भी हो जाएंगे आपको कोई मसला होगा तो, सादे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जब अमीर और गरीब में दूरियाँ होंगी तो फिर ज़ाहिरी बात है कि नफ़रतें भी बढ़ेंगी। तो इसलिए ये जो डेस्परेशन है कि हर कोई ये चाह रहा है, जो वो ऊपर से मीडिया दिखा रहा है, शहजादियाँ फिर रही हैं बन के, मेकअप करके, फलाना हो रहा है, एक ब्रांड की चीज़ें चाहिए और वो ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें जाके वो दे डू टू सो वो एक सारा एक माहौल ही जो है ना वो आर्टिफिशियल, फेक, बिल्कुल सोशल मीडिया जो भी है सब फेक है। आपको नहीं लगता कि अब हमें पता नहीं चलता कि ये नेचुरल ब्यूटी है या आर्टिफिशियल है? इतनी सर्जरियाँ और नहीं, नेचुरल ब्यूटी तो अब कोई रह ही नहीं गई, बहुत ही कम आई एम श्योर होगी कि जो नेचुरल ब्यूटी कहीं रह गई होगी। अब तो अपना बहुत ज़्यादा, मतलब कई दफ़ा शॉक्ड होता हूँ कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं कि वो माँ बाप माएँ उनका मेकअप कर देते, 12 साल की 13 साल की बच्ची, भैया कुतुब, ठीक। अच्छा, और मैं उनकी माओं को समझाता हूँ ये तो 12-12 साल की दे आर किड्स, तुम उनको ये इतना मेकअप थोप देते हो तो ये तो 25-25 साल की लगती हैं। ये सर्जरीज भी बड़ा करवा रही हैं खवातीन। हाँ, सर्जरीज भी करवा रही हैं जो ख़ास तौर पे शोबिज़ की खवातीन हैं, और इवन आई सपोज आदमी भी कराते हैं। अब तो मासूस खिंचवा के छू लेते हैं, पता नहीं क्या कर लेते हैं। ये सूरत हाल है। तो सर, सियासत की भी सूरत हाल आपके सामने मुल्क में तब्दील होती जा रही है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड देखा जाए, आप भी सियासत से थे, आपने की और फिर आपने छोड़ दी, उसकी क्या वजह थी? इसीलिए आप मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। जो ये हो रहा है, मैं बहुत पहले भाप गया था कि यहाँ यही कुछ होना है, तो बेहतर है कि मैं किस तरह, मैं क्या करना था सियासत करें। एक तो ना मेरे बच्चों में से कोई इंटरेस्टेड है, माशाल्लाह सारे अपना अपना सेल्फ मेड है। मेरे 3 बच्चे आए, 1 डॉटर 2 सन्स, अपना अपना काम कर रहे हैं, खुद ही सेल्फ मेड हैं सारे। सो मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और दूसरा, मैं मेरी ज़िंदगी जो है बड़ी सादा सी ज़िंदगी है, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे की है भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा, और ज़रूरत भी नहीं। लेकिन सर, आपको ये नहीं लगता कि आप सर आपने सियासत को छोड़ दिया, फिर जैसे हम जैसे नौजवान हैं, जब हम चाहते हैं कि वोट कास्ट करें लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता हम किसको वोट दें, तो ये फिर ये कैसे होगा फिर? अब क्या, अच्छे आप लोग खुद आओ पॉलिटिक्स में, नौजवान नौजवानों को खुद आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सियासत में विद द राइट वैल्यूज़। आफ्टर ऑल आपका मुल्क है, आपने इसको चलाना है। हमारा तो टाइम गुजर गया, अब हम आई एम नाउ ओवर 70। सो अब वो कहते हैं ना कि अब तो हम चल रहे हैं उसके बोनस टाइम के ऊपर। तो कई दोस्त मेरे अब 3-4 दोस्त तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए ये कोविड के साल 2 साल के अंदर। तो इस तरह अब मेरा मतलब है कि ये वक्त लाइफ मूव्स ऑन। आई जस्ट होप कि हम कोई अच्छा कुछ छोड़ के जाएं अपने यंग जनरेशन के लिए। तो आपने जैसे भी बताया आप 70 को टच कर रहे हैं। नहीं, 70 क्रॉस कर लिया। अच्छा, कर लिया आपने। तो आपकी क्या फिटनेस का क्या राज है? नाज़रीन जानना चाहते हैं। फिटनेस कोई नहीं, मैं एक्सरसाइज करता हूँ डेली बस।
कौन सी एक्सरसाइजेज वो मतलब मैं पहले तो मैं स्क्वॉश खेलता था, कितने साल मैंने खेली, अब मैंने 5-6 साल स्क्वॉश खेली है। वो भी खान साहब ने मेरी बंद करा दी स्क्वॉश। उसने कहा कि ये जो है, उसने कहा कि तुम अब इंजरी सही, उसने वैसे आई गुड एडवाइस। ही सेड कि डजंट मैटर कि तुम्हें कोई अगर कोई इशू नहीं है, लेकिन अब बकायदा जिम उम्र जो हो जाते गई है, जो उम्र तुम्हारी एज हो गई है, तो ये जो इंजरी प्रोन गेम होती है ना, वो तुम छोड़ दो अच्छा और एक्सरसाइज उतनी करो, कैलोरीज उतनी ही बर्न करो, लेकिन इंजरी प्रोन ना हो। यानी कि अब इस उम्र में अगर ज़्यादा भागो तो ये जो जारिंग ऑफ द नीज है ये अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। सो अब जिम जाता हूँ। जिम जाते हैं आप, और खाने में मतलब डाइट कौन सी आप? और डाइट डोइट कोई कोई नहीं क्या आपने। दबा के देसी घी तो हर चीज़ मक्खन। तो ये नहीं है कि स्पेशल हाँ। आपने किया हो कि कोई आप नहीं कर रहे, ये वेजिटेबल्स वगैरह जो सारे? मुझे सब कुछ ही पसंद है। कश्मीरी आपको पता है कि हर चीज़ ही उनको खाना तो है ही पसंद है उनको। फास्ट फूड पसंद करते फास्ट तो है, नहीं? मैं घर का खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कुक माई सेल्फ। अच्छा, तो फिर मुझे खुद भी कश्मीरी शौक है। डिश कोई बताएं जो आप? कश्मीरी डिश तो खैर मैं तो ज़्यादातर अपना इटालियन या फ्रेंच या इस तरह की अपनी पैन एशियन कुकिंग में अच्छा, मुझे अच्छा। शौक है, मैं करता हूँ। स्टेक्स बना रही मेरे घर में जो ख़वातीन हैं, 2 जो काम करती हैं, वो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना रही हैं। यहाँ तो अंदरून शहर में तो हर खातून जो है वो एक मास्टर शेफ़ है पाकिस्तानी खाने में। नहीं यहाँ तो मैं कहता हूँ लड़की अच्छा खाना ना पकाए तो घर भेज देते हैं। तो ये इसका मतलब है कि मैं तो अच्छा खाना। तुम आओगी घर वापस, मुझे लगता है। तो किसी ऐसे घर में जाना कि जहाँ कोई तुम्हें काम कूम का ही कोई ना। ये सही कहा, बाकी मैं काम नहीं पहले ही लिखवा लेना निकाह नामे कि लड़की काम नहीं करेगी, किचन में कभी नहीं जाएगी। बाकी ऐसे ही है कि मैं नहीं करती, मेरी मदर ही बनाती हैं। नहीं यहाँ तो माशाल्लाह कमाल। एक दफ़ा मैंने अपने 8-10 मोहल्लेदारों को मैंने कहा यार आलू गोश्त बनवा के भेजो। मुझे सिर्फ दही बल्ले आते हैं बनाना। तो आलू गोश्त मैंने कहा सबको बना के भेजो। 8 जगह से आलू गोश्त बन के आया। तुम यकीन करो कि एक से एक आलू गोश्त जो था ना वो बेहतरीन था, फ़र्क था सब में, बट डिलिशियस ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ तो बहुत ही अपना अंदरून शहर के खाने भी बाहर के लोगों को अब पता भी नहीं है, क्योंकि जहाँ जिनकी दादियाँ दूदियाँ फौत हो गई हैं और आगे से उन्होंने नहीं सिखाया उनको। वो मेरे घर में कभी खाना खाते हैं तो कहते हैं हाय ये तो बिल्कुल दादी अम्मा वाला टेस्ट। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि वो पुरानी जो ख़वातीन थी वो हर चीज़ बड़ी खालिस इस्तेमाल करती थी। वो डब्बे का मसाला नहीं इस्तेमाल करती थी, मसाला साबुत आता था, वो घर में पिसता था, जल्दी बन जाता फिर है, वो कोई रखा इतनी जाता मेहनत था। नहीं करता ना। हाँ वो मेहनत नहीं करता। फिर ये है कि घी जो है लोग अमूमन जो इतने सालों से हमें गोरों ने कहा घी ना खाओ, मक्खन ना खाओ, दूध ना पियो, ये बात तुम्हारे लिए बहुत तुम्हारे लिए ख़राब अपना है। बेचना था ना अच्छा, ऑयल। नहीं उन्होंने जो भी था वो मुजरीन खिला के अब कह रहे हैं नहीं। अब आप यकीन करें कि आप अमेरिका जाएं, आपको जो इतना सा टीन जो है ना देसी घी का, उसको वहाँ कहते हैं क्लैरिफाइड बटर, ठीक है, वो आपको कोई $50 का मिलता है। अब तो उससे भी महंगा हो गया। तो ये तो जो मैं तो समझता हूँ अल्लाह ताला ने जो भी ग़िज़ा आपके लिए बनाई है वो आपकी बेहतरी के लिए। हाँ मेरा मतलब है ओवरडू ना करें। बिल्कुल ओवरडू तो पानी भी ज़्यादा पी लेंगे तो आप मर जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को खाने में मिर्च जो है मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए। तो मसालों की खुशबू लेनी चाहिए ज़्यादा। मसलन कि मैं जब खाना अपने घर में पकवाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि तमाम साबुत मसाले जो हैं वहाँ कोई ख़ास हमारे पास एक पुरानी चीज़ है, वो एक जाली सी बनी हुई है, तो वो आप इस साथ उसके एक होती है एक स्ट्रिंग सी लोहे की, ठीक है, तो उसमें आप सारे मसाले डाल लो अच्छा और उसको हांडी के अंदर हैंग कर दो बस। ठीक है। तो वो उसकी खुशबू निकलती रहती है। बेसिकली आपको खुशबू चाहिए, यू नो। ज़्यादातर वो ऐसे ही डाल अब देखिए हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है अगर कोई खाते वक्त पूरा साबुत मसाला मुंह में आ जाए। आपने सर लोक विरसा भी किया कर विरसा हेरिटेज विरसा heritage। रिवाइव। वो आपको कैसे आप उसमें आए, आपको क्या सोचा है, कैसे आपने वो? मैंने कुछ नहीं सोचा था। शेरी रहमान जब थी ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई तो यू प्लीज़ डू समथिंग फॉर PTV, ठीक है। मैंने एक प्रोग्राम किया था जब मैं नेशनल सूफ़ी काउंसिल का वाइस चेयरमैन था, तो उस पर प्रेसिडेंट और चौधरी शुजात साहब उस वक्त थे, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थे।
तो वो मैंने एक एल्बम एक कंपोज़ की थी और हमने बहुत ज़बरदस्त एक बाल डे पे प्रोग्राम किया था। तो सारी कैबिनेट और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स और काफ़ी सारे और भी लोग थे यहाँ अल्लामा साहब के मज़ार पे हजूरी बाग में किया। और ये मैंने एक किया था। उसके बाद ये इनकी गवर्नमेंट जब आई है पीपल्स पार्टी, तो शहरी रहमान ने मुझे कहा, तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपका फिर वो शुरू हुआ। कल्चर हमें नज़र आता है जो आप तो वो एक मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। वो लकीली उससे पहले अपना कायद आज़म की बेटी दीना वालिया आई हुई थी, तो मेरे यहाँ तशरीफ़ लाई। मैंने उनको खाना मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं खाना मैं कुकूज़ कैफ़े में खाऊंगी। उनको परवेज़ मुशर्रफ ने कहा हुआ था कि वहाँ खाना बड़ा अच्छा है। खैर 12 मैंने कहा चलें उधर ही इंतज़ाम कर लेते। तो वहाँ हमने खाना खाया, उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए। तो काफ़ी देर बैठे रहे। मैंने उनको सारी तस्वीर दिखाई, उनके वालिद की, उनकी पुप्पी की, हमारी मतलब मेरी वालदा के साथ, मेरे वालिद, मेरे दादा के साथ, सब फैमिली मेम्बर्स के साथ तस्वीरें कायद आज़म की वहाँ थी। तो वो एक मैं समझता हूँ उनसे मैंने उस वक्त मैंने सियासत छोड़ दी थी, मुझे को समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने कहा अगर मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म हो मीडिया पे, क्योंकि उस वक्त मीडिया एक नई चीज़ उभर रही थी, उभर चुकी थी। मतलब कि मैं शायद लेट था, कि 2011-12 की बात, 11 की बात है, 12 की। तो मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी कोई चीज़ करूँ, एक प्लेटफॉर्म मेरे पास हो, और मैं म्यूज़िक के ज़रिए जिस तरह हमारे जो सूफिया थे, वो उन्होंने इस्लाम कवाली के ज़रिए फैला दिया था सारे सब कॉन्टिनेंट में, सब अपना तमाम बर्रे सगीर में। क्योंकि यहाँ को इस्लाम ना कोई मौलवी लाया है, ना कोई आलिम लाया है, ना कोई बादशाह लाया है, कोई नहीं लाया। यहाँ इस्लाम सिर्फ सूफिया लेके आए हैं। आप हर जगह चले जाओ, आपको सूफिया मिलेंगे जो अपना 11th-12th सेंचुरी में, जो यहाँ जो दाता गंज बख्श हवेली हैं, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औली हैं, और भी बहुत से हमारे जो औलिया थे उन्हीं ने। तो मैंने कहा ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। म्यूज़िक जो है वो उतरती है, क्योंकि जो सूफिया थे उन्होंने वो फील करते थे कि लोकल जो लोगों की जो कल्चर है ना, उसको नहीं चेंज करना चाहिए, एज लॉन्ग एज इट डजंट क्लैश विद इस्लाम। अगर मज़हब के साथ वो क्लैश ना करे, उन्होंने हर चीज़ एक्सेप्ट की। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।